Hello boys and girls. Today we are going through the chapter number second, फेडरलिज्म, और उम्मीद करेंगे कि एक ही वीडियो में ये सारे चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। तो नाउ कम टू द वर्ड फेडरलिज्म. व्हाट इज फेडरलिज्म मीन्स? सो फेडरलिज्म इन द हिंदी कॉन्टेक्स्ट वी विल कॉल द संघवाद. संघ मतलब दो या दो से अधिक जब कोई कार्य एक साथ कार्य करते हैं तो उसी को संघवाद कहते हैं. अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फेडरलिज्म में हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक स्टेट के बारे में और एक सेंट्रल के बारे में. तो यही चैप्टर इसी के बारे में टोटल डिपेंडेंसी क्रिएट करता है. सो पहले इंट्रो देख लेते हैं. सो नाउ कम टू द इंट्रो पॉइंट. सो in this chapter we will notice that there will be a vertical division of power among the different level of the government is one of the major forms of the power sharing in a modern democracy. So modern democracy में क्या हुआ है कि हमारे पास जो है वो अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बने हैं, जैसे कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि हो गया आपका स्टेट, सेंट्रल और पंचायती राज या फिर जो भी. और उसके बाद जैसे ही हम लोग आते हैं तो पावर शेयरिंग के डिविजन्स भी हैं. ठीक है, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है. तो जो भी है उसमें एक लेजिस्लेचर, जुडिशरी और लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशरी हो गया और एग्जीक्यूटिव हो गया, ये तीन हैं हॉरिजॉन्टली. तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझने के लिए. ये चैप्टर नंबर 1 में मैंने बहुत बढ़िया डिटेल से बताया है, जिसके 5 वीडियो मैंने कवर किए हैं. अब इस चैप्टर में हम लोग फोकस करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में. इट इज़ द मोस्टली कॉमन रिफर टू एज फेडरलिज्म. अब इसी को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं. ठीक, वी बीइंग बाय द डिस्क्राइब द फेडरलिज्म इन अ जनरल टर्म. द रेस्ट इन दिस चैप्टर ट्राई टू अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया. अब इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि थ्योरी और प्रैक्टिस के माध्यम से कि फेडरलिज्म क्या होता है और इंडिया में कैसे है. ए डिस्कस ऑफ द फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज फॉलो बाय द एनालिसिस ऑफ द पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स दैट द स्ट्रेंथन द फेडरलिज्म इन अ प्रैक्टिसेस. Towards the end of this chapter we will term the local government a new third tier federalism. अब देखिए यही चीज़ें हैं कि जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्ट होता जाएगा. एनसीईआरटी की यही खास बात है कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से बहुत बखूबी कनेक्ट करता है. अब जैसे हम लोग पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था पावर ऑफ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में, उसमें टर्म्स आए थे फेडरलिज्म और लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में. ठीक है, तो उसी चैप्टर को हम लोग सेकेंड चैप्टर से तुरंत कन्वर्ट करके और यहाँ पे फेडरलिज्म दे दिया है चैप्टर. तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है. कि पहला ही क्वेश्चन आता है कि हमारे मन में फेडरलिज्म आखिर है क्या. तो इसको बढ़िया डिटेल से देखते हैं कि लेट अस गो बैक टू द कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द बेल्जियम एंड द श्रीलंका दैट वी शॉ इन द लास्ट चैप्टर. अब हम लोग याद करेंगे बेल्जियम और श्रीलंका में क्या हुआ था. यू विल रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम. अब एक की चेंजेस क्या हुए थे आपके मन में आया होगा, क्या थे बाबू, बताओ जल्दी. हाँ तुम ही बताओ. उसमें एक चेंजेस आया था कि रीजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी. ठीक है, रीजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी बेल्जियम में, जो कि काफ़ी पहले बन गई थी. सो वहाँ की क्या हुआ था, जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो गए थे. सेंट्रल तो था ही, साथ में रीजनल भी बना दिया था, जिसके वजह से जो भी वहाँ के पावर थे पावर शेयरिंग हुआ और जिसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस हुआ. बट ऑल दिस पावर वर गिवन इन दिस गवर्नमेंट एंड ही कुड विड्रॉ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये सारे के सारे पावर गवर्नमेंट के थ्रू ही जाते हैं, जो कि कहाँ से जाते हैं बाबू, सेंट्रल गवर्नमेंट से जाते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. द चेंज दैट टुक प्लेस 1993 was that the regional government were given the constitutional power that were no longer dependent on the central government. अब यहाँ पे क्या होता है, एक सेंट्रल बॉडी है और एक रीजनल बॉडी है. तो रीजनल और सेंट्रल बॉडी का काम अलग अलग होता है. अब आप सोचेंगे कि ये सब काम कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक बॉडी होती है. ठीक है, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है.
क्या होता है बाबू? कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में ही, इन अ डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग सुप्रीम मानते हैं और यही हेड होता है इन वो कंट्री के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब बेल्जियम में क्या था? बेल्जियम इन द अर्लियर टाइम वी सॉ दैट देयर इज अ यूनिटरी मेथड, देयर इज अ मोनार्की, बट जैसे जैसे टाइम बीता, जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स चालू हुए, तो वहाँ पे क्या हो गया बाबू? वहाँ पे फेडरल फॉर्म हो गया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब दो या दो से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गए, उसी को हम लोग फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, उसको फेडरलिज्म कहते हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं श्रीलंका कंट्री के बारे में। श्रीलंका टू बी द प्रैक्टिकल पर्पज ए यूनिटरी सिस्टम वर बी द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर। अब श्रीलंका में क्या था? एक ही नेशनल गवर्नमेंट थी और उसी के पास टोटल पावर थे। तमिल लीडर्स वांट टू श्रीलंका टू बिकम फेडरल सिस्टम। अब तमिल लीडर्स चाहते थे कि श्रीलंका भी फेडरल सिस्टम हो जाए। अब बात करते हैं यहाँ से, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही डेफिनेशन है और यही आपको जब आएगा एग्जाम में फेडरलिज्म क्या है तो यही चीज़ें वहाँ पे आप लिखेंगे। Federalism is a system of the government in which power is divided between the central authority and the various constituent units of the country। अब देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फेडरलिज्म है वो जो से गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो डिवाइड करती है पावर। ठीक है, वो पावर शेयर करती है किसके किसके बीच में? स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और जो भी आपका है रीजनल इन द सेंस जो भी हो गया आपका, जैसे कि पंचायत हो गया और म्यूनसिपैलिटीज़ हो गया। ठीक है, और जैसे और भी सारी चीज़ें आती हैं। देयर आर, यही मेन तीन फॉर्म्स होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, स्टेट गवर्नमेंट आता है और एक पंचायत आ जाती है और एक म्यूनसिपैलिटीज़ आती है, जो कि लेवल्स ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिवाइड करती है अपने हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम लोग यूजुअली बात की जाए तो फेडरलिज्म सिस्टम में दो ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट आती है। कौन कौन सी? एक सेंट्रल गवर्नमेंट आती है और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट आती है। ठीक है, और जो इंडिया है वो एक फेडरल कंट्री है, याद रखिएगा इस चीज़ को। One is the government of entire country that is usually responsible for the few subject on a common national interest। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ये कॉमन नेशनल इंटरेस्ट कौन देखता है? जो रिस्पॉन्सिबल होती है नेशन को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। द अदर गवर्नमेंट एंड द लेवल ऑफ प्रोविंस और द स्टेट दैट टुक आफ्टर मच डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग एंड देयर स्टेट। ठीक है, स्टेट्स में कैसे सारे सिस्टम काम करते हैं वो सारे के सारे स्टेट्स देखते हैं। बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर द पावर इंडिपेंडेंटली टू द अदर। अब क्या है कि जो भी है गवर्नमेंट में ये सारे के सारे इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और अपने पावर को एंजॉय करते हैं, लेकिन ये काम पब्लिक के लिए करते हैं। अब आगे आइए देखते हैं। In this sense, federations are the contrasted with the unitary government। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है ये यहाँ पे आप समझिए इस चीज़ को कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या है बाबू? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसी के द्वारा पावर शेयर होगा स्टेट गवर्नमेंट में, या फिर जो भी पंचायत है, पंचायत वाली जो चीज़ें हैं, पंचायती राज जिसको बोलते हैं, वो किसके थ्रू जाएंगी? वो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट जाएंगी और स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल वो पंचायत में जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट किसको रिस्पॉन्सिबल होंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होंगी। और पंचायती राज किसको रिस्पॉन्सिबल होंगी? स्टेट गवर्नमेंट की होंगी।
यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये सारे के सारे इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, अपने मुताबिक काम करेंगे, लेकिन काम किसके लिए करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे और पब्लिक के लिए काम करेंगे। रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अगर कोई चीज़ को ना किया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगी, आइदर इट शुड बी द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी अपर लेवल ऑफ हेड होगा। अंडर द यूनिटरी सिस्टम either there is only one level of the government or the sub units or the subordinate to the central government। अब देखिए यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है। जो यूनिटरी सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ एक ही होती है, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, लेकिन इसके कुछ सब डिविजन्स किए जाते हैं, यानी कि सबऑर्डिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही, ठीक है। The central government can pass an order to the provincial or local government, but a federal system, the central government cannot order to the state government to do something। अब यहाँ पे यही चीज़ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर पास कर सकती है प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट को, लेकिन फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी ऑर्डर नहीं दे सकती स्टेट गवर्नमेंट को कि तुम ये सारी चीज़ें करो, ठीक है। यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर टू इट आउन फॉर विच इज़ नॉट एंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर होती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एंसरेबल आंसर कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये उसके पास पावर होती है, ठीक है। Both these government are separated answerable to the government, answerable to the people। अब क्या है कि ये भले ही जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स करे या ना करे, लेकिन इनका सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि ये किसको आंसरेबल करे? पीपल को आंसरेबल करे, जो कि पीपल जो इलेक्ट किए गए हैं, किसको इलेक्ट हुए हैं? पॉलिटिशियंस। वो पॉलिटिशियंस का काम क्या होता है कि पीपल्स को जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करें। अब लेट अस लुक एट सम ऑफ द कीज ऑफ द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली बनेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, 2 या 10 से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती हैं फेडरलिज्म में। नेक्स्ट क्या है कि डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शंस इन द स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपको समझने वाली चीज़ है कि क्या यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि जो भी है, जितने भी गवर्नमेंट है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई और पंचायती राज हो गई, ठीक है, ये जो हैं वो तीनों किसके लिए काम करते हैं? ये तीनों के तीनों पब्लिक के लिए काम करते हैं, ठीक है। ये किसके लिए काम करते हैं? तीनों के तीनों पब्लिक के लिए काम करते हैं, लेकिन इनके जो काम करने का तरीका है, जो इनके स्पेसिफिक मैटर है, वो सारे अलग अलग हैं। लॉ बनाने के लिए आपके पास पार्लियामेंट है, ठीक है, लॉ बनाने के पास आपके पास क्या है? पार्लियामेंट है, ठीक। एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी लॉ पास हुए हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, तो उसके लिए आपके पास आईएएस हैं, आईपीएस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और जुडिशरी के लिए आपके पास कोर्ट है, और उस कोर्ट में कौन है? जज है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यही आपको सेकंड पॉइंट बता रहा है। नेक्स्ट है द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल और टायर ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द एक्जिस्टेंस एंड द अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, देखिए चीज़ को, कि जो भी जुरिस्डिक्शन वाली काम है, ठीक है, जो कोर्ट वाले हैं उसमें भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे कि आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक, हाई कोर्ट है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट बहुत हाई है, ये दिल्ली में है, ठीक है, ये कहाँ है, दिल्ली में है। दूसरा हाई कोर्ट है, ये लखनऊ में है आपका। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सारे डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। तो ऐसे जुरिस्डिक्शंस आते हैं। देखिए फेडरलिज्म एक आसान वर्ड है जो पावर को पूरी तरीके से शेयर कर देता है, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एक या दो दो से अधिक चीज़ों में। जैसे कि आपने देखा स्टेट्स, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स अलग अलग है, ठीक है, जुरिस्डिक्शंस के कई पार्ट्स हैं, 3 पार्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और साथ में पंचायती राज है। और ये सब किसके लिए काम करते हैं, पीपल के लिए काम करते हैं, टू द पीपल, ठीक। अब चौथा पॉइंट है कि द फंडामेंटल प्रोविंस of the constitutions cannot be unilaterally changes by one level of the government. Such changes require the consent of both the level of the government. अब यहाँ पे क्या है ना कि जो भी चीज़ें हैं, अब देखिए क्या होता है कि कुछ, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें जो होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की राय उसमें लगती है, और तभी वो जो लॉ होता है या जो भी कानून पास होते हैं वो सारे के सारे इन्हीं दोनों पक्षों के मिल के वो सारे कानून पास होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, वो किसके सब्जेक्ट्स के आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्लस स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स को जैसे ही मिलते हैं ये सारे के सारे वैसे ही काम करते हैं, और एक के बिना ये काम भी नहीं होगा। इसीलिए ये बताया गया है कि द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंजेस वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द बोथ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट है कि कोर्ट हैव टू पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एम्पायर ऑफ द डिस्प्यूट राइजेस बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ द रिस्पेक्टिव पावर। अब देखिए इसको समझाने के लिए बहुत बढ़िया एग्जांपल है क्रिकेट का। क्रिकेट सभी बच्चे देखते हैं, ठीक है। अब उसमें अंपायर होता है, वो हर एक चीज़ देखता रहता है, ठीक है, उसको कब डिसीजन देना होता है कब नहीं देना होता है वो हर एक चीज़ देता है। लेकिन उसके ऊपर भी कौन बैठा होता है, थर्ड अंपायर होता है, जो कि ऊपर से कैमरे से नज़र बनाए रखता है। अगर इन द फील्ड कुछ डिसीजन गलत होता है तो डीआरएस लिया जाता है। अब जैसे डीआरएस इन द सेंस, जैसे मान लीजिए कि कोई केस है, ठीक, आप उसमें जेल चले गए, लेकिन आपने कुछ किया नहीं है, ठीक है, तो आपने जब कुछ किया नहीं है तो आप डीआरएस लेंगे। डीआरएस कैसे लेंगे, आप कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, कोर्ट में आप केस लड़ेंगे, और केस लड़ने के बाद जैसे ही अंपायर, वहाँ कौन है, वहाँ जज अंपायर है, तो जज देखेगा, ठीक है, कि सारे के सारे, अब वहाँ पे क्या होता है कि हर एक चीज़ आपको दिखानी पड़ती है कि हाँ मैंने यहाँ ये तरीको ये सारी चीज़ें मैंने की, इसीलिए मैं इसमें निर्दोष हूँ इस कानून में। तो वहाँ भी टीवी एम्पायर क्या करता है, वो सारी फुटेज देखता है कि हाँ ये आउट है या नहीं आउट है, पिचिंग इन लाइन हो रही है कि नहीं हो रही है। यही सारी चीज़ें कोर्ट में होती हैं, और वो डायरेक्टली इंटरप्ट भी कर सकता है हाईएस्ट लेवल, यानी कि जब बहुत ज़्यादा ही, यहाँ लिखा हुआ है द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एम्पायर इट डिस्प्यूट द राइट बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। और यहाँ एक और चीज़ लिखा है कि द कोर्ट हैज़ पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये इसका मतलब क्या होता है, आइए बताता हूँ। देखिए
आप लोगों जैसे आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो एक आएगा केशव नंदा भारतीय केस। अब प्रियम्बल की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये डीप में जा रहा हूँ, ठीक है। आप समझिएगा इस चीज़ को कि जब डीप प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल प्रस्तावना है, ठीक है। तो जब जैसे ही ये केस आने से पहले प्रियम्बल को पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना गया था, लेकिन जैसे केशव नंदा भारती केस आए, ठीक है, वो जैसे ही केस पड़ा, पीआईएल दाखिल हुई, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद प्रियम्बल को पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना गया, और ये भी माना गया कि जो प्रियम्बल है वो सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो यही चीज़ है, और उसके बाद अमेंड भी किया गया था, कई सारी चीज़ें ऐड भी की गई, सोवरेंटी, पैटर्निटी, ये सारी चीज़ें ऐड की गई। तो यही चीज़ें हैं कि कोर्ट हैव टू द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यही है कि कोर्ट के पास इन कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड करने की ताकत होती है। यही चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, ठीक है, जो केस चलते हैं। ये बहुत ही डीप लाइन है बाबू, इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ऐसे उड़ मत जाइएगा, ठीक है। ये जो 5वां पॉइंट है, इसको समझने में टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 बार पढ़ लिए और हो जाता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें टाइम लगता है। अब नेक्स्ट है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स द फाइनेंशियली ऑटोनॉमी। अब ये क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, कि जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग बजट आता है, स्टेट लेवल का अलग बजट आता है, ठीक है, और पंचायत का अलग बजट आता है। उसके बाद घर में आप लोग देखेंगे कि आप लोग का बजट भी अलग आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी चीज़ को बता रहा है यहाँ ये 6ठा पॉइंट में, कि सोर्स है ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सबके पास रेवेन्यू आता है एंड क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर द फाइनेंशियली ऑटोनॉमी। और ये किसके अंतर्गत आती हैं, तो फाइनेंशियली ऑटोनॉमी के अंतर्गत आती हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए आगे चलते हैं 7 पॉइंट पे। It's to be the 7 or not? Yes, there is the last point. So now come to the point. So the federal system thus has dual objective. Federal system दो objective रखता है। पहला, safeguard and promote unity of the country, while at the same time accommodate and regional diversity. Therefore, two aspects are crucial in the institution and practices of the federalism. The government at a different level should agree to some rules of power sharing. They should have also trust, or each would abide by the its parts of the agreement. अब यहाँ पे देखिए क्या है कि फेडरलिज्म के जो फेडरल सिस्टम है उसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, सेफगार्ड और प्रमोट करना। सेफगार्ड कैसे, अब जैसे मान लीजिए कि दो पावर शेयरिंग की बात कर रहा हूँ, अगर पावर शेयरिंग नहीं होता तो दो लोगों के बीच लड़ाई होती, ठीक है, और वही पावर शेयरिंग हो गया तो यूनिटी हो गई। तो यही बात बोल रहा है कि यूनिटी ऑफ द कंट्री और सेफगार्ड भी है, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, सिविल वॉर नहीं होगा, जैसे श्रीलंका में हुआ था बाबू। कैसे हुआ था, बेल्जियम ने वही पावर शेयरिंग करके रीजनल जो कम्युनिटी वाले हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना के पावर शेयरिंग की ये सब, और पावर शेयरिंग करने के बाद क्या हुआ, वो यूनाइट हो गए। ऑन द अदर हैंड श्रीलंका ये नहीं कर पाया, यही बात कर रहा है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड इट पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, ये तो हो गया था। एंड आइडल द फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट म्यूचुअल ट्रस्ट एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। अब जैसे क्या है कि मान लीजिए फेडरल सिस्टम है, ठीक। अब जैसे फेडरल जब सिस्टम आ गया तो पावर शेयरिंग भी होगी, जाहिर सी बात है। अब जब पावर शेयरिंग हो गई तो यूनिटी होगी, अब यूनिटी होगी तो आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे, आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे तो वो चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक चलेंगी। यही यहाँ पे बात कर रहा है, हर एक चीज़ कनेक्ट हो रही है एक दूसरे पे, यही चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है,
द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरियस फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। ठीक है, अब यही कह रहा है कि जो पावर ऑफ बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पावर है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो क्या है बाबू? फेडरेशन टू द अनदर। ठीक है, यही है। दिस बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वॉज फॉर्म। ये टोटली डिपेंड करता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या आपका रहा। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू इन विच द फेडरेशन हैज़ बीन फॉर्म। देखिए, इसके दो रूट्स हैं फेडरेशन को फॉर्म करने के लिए। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट coming together on their own from the bigger unit, so that by the pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security। अब देखिए क्या है कि जो पहला ये बोल रहा है कि जो भी स्टेट हैं इंडिपेंडेंटली काम करेंगे और साथ मिल के काम करेंगे, और जब साथ मिल के काम करेंगे तो क्या हो जाती है? सिक्योरिटी बढ़ जाती है। ठीक है, लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने लगते हैं। ठीक है, ट्रस्ट करने लगते हैं और आपके पास फंड्स आने लगते हैं, और वो सारी चीज़ें धीरे धीरे अपने अनुसार बहुत ही सही वे में काम होने लगता है। यही जो है वो क्या है? फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर का मीनिंग है। नेक्स्ट, सो दैट बाय द पुलिंग सोवरेनिटी एंड द रिटेनिंग आइडेंटिटी, ये वाला तो हो गया था। अब दिस टाइप कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, ये क्या है? अब देखिए, इंक्लूडिंग द यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द फेडरेशन all the constitution state usually have equal power strong the vessel of the government। अब देखिए क्या है कि ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो है वो क्या कहता है कि सबके पास इक्वल पावर होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और पंचायती राज। ठीक है, ये तीनों जो हैं वो कैसे काम करते हैं आपको पता है? इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इनको जब ये काम करेगा, ये काम कर रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी। जब पंचायती राज काम कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट पंचायत में काम इंटरप्ट नहीं करेगी। तो ये सारे काम ऐसे करते हैं, सब अपना काम करते हैं, और जैसे ही इनको लगता है कि कुछ चीज़ें बिगड़ रही हैं या कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, तो वहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन वाला जो पार्ट है, जुरिस्डिक्शन वाला, वो वहाँ पे वो अपना कोर्ट जो है, जिसको हम लोग कोर्ट बोलते हैं आसान भाषा में, आप लोग कोर्ट भी लिखेंगे तो जाहिर सी बात है वो चलेगा। कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाती है कि कौन कैसे चीज़ें इन्वॉल्व होंगी और कैसे काम चलेगा। अब नेक्स्ट रूट है, द सेकेंड रूट वॉज वेयर द लार्ज कंट्री डिसाइडेड द डिवाइड पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। जैसे कि इंडिया, स्पेन, बेल्जियम आर द एग्जाम्पल ऑफ द होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब देखिए क्या है कि जो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ऑलमोस्ट आई एम द 80 to 90% ऑफ द श्योरिटी टू दैट कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। यहाँ पे क्या है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म ये बोलता है कि जो आपके डिसीजन होंगे, ठीक है, वो पावर डिवाइड होंगे स्टेट्स में और नेशनल गवर्नमेंट में। इसी को बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ठीक है, और ये बहुत बड़े कंट्री में होता है। देयर आर लार्ज कंट्री, यहाँ लिखा ही हुआ है इंडिया इज अ लार्ज कंट्री और नॉट, कमेंट नाउ। सो नाउ कम टू द पॉइंट कि जो इंडिया है वो कैसी है, वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन से। अब आगे देखिए कि इन द सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी द मोर पावरफुल वाया द स्टेट। वेरी ऑफन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशंस हैव अनइक्वल पावर, सम यूनिट्स गारंटीड टू द स्पेशल पावर। अब देखिए क्या है, ये क्या बता रहा है आपको, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट।
स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़ी पावर होगी और पंचायत के पास बहुत ज़्यादा कम पावर होगी। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है उसके पास कुछ प्रोविजंस होंगे कि इंटरप्ट कर सके सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को। वहीं स्टेट गवर्नमेंट पंचायत को कर सकती है, अपना फंड रोक सकती है, यानी कुछ सब्जेक्ट्स बनाए गए हैं जिसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसमें सबसे सुप्रीम कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही सुप्रीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सुप्रीम है इसमें, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? क्या कारण है जिसके वजह से इंडिया एक फेडरल कंट्री है? सो वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल country like Belgium and Sri Lanka faces so many problems of managing the diversity। डाइवर्सिटी होने के कारण बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं बेल्जियम और श्रीलंका को। व्हाट अबाउट द वास्ट कंट्री? अभी तो वो छोटी कंट्री हैं, तो ऐसा हाल है। अब सोचिए बहुत बड़ी कंट्री में हो जाए तो कितने बड़े दंगे होंगे, क्या क्या नहीं होगा, मार काट चलेगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। खैर वो सब तो बात की बात है। जैसे कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे रीजन्स हैं, पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट कैसे है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशंस। हम लोग संविधान से शुरू करते हैं। इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एंड इंडिपेंडेंट नेशन। इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है आफ्टर द पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशंस। अब पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन जो कि पाकिस्तान और साथ में बांग्लादेश हुआ, पार्टीशंस। So after the independence there are several princely state become a part of the country। अब जैसे कि हम लोग इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस हुआ, तो जो प्रिंसली स्टेट हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और भी सारी चीज़ें और भी सारे स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट, वो सारे के सारे मर्ज हो गए इंडिया में। ठीक, तो क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए। ये यूनियन ऑफ स्टेट यूनियन ऑफ स्टेट ये बोला है कि जो कोई भी स्टेट इंडिया में, जो कोई भी स्टेट इंडिया में मिल गई आके, ठीक है, वो इंडिया से अलग नहीं हो सकती। ठीक है, ये है कि जैसे मान लीजिए सिक्किम मिल गया, ठीक, सिक्किम एक प्रिंसली स्टेट है, वो सिक्किम मिल गया आके, तो सिक्किम इंडिया से अलग नहीं हो सकता है, वही यूनियन ऑफ स्टेट है। समझ में आ रहा है यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब? वही हैदराबाद है। अब हैदराबाद क्या है, हैदराबाद के नवाब, ये कौन सा हो गया, हाँ हो गया। अब हैदराबाद के नवाब क्या है, अब आ गए इंडिया में। अब जब इंडिया में आ गए तो वो अलग ही नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो यही चीज़ें हैं, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ये है। ऑल्दो आई डिड नॉट यूज द वर्ड ऑफ फेडरेशन, इंडिया यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरेशन मेंशन अबव। अब हम लोग जो 7 याद किए थे फेडरलिज्म, वो देखते हैं। याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, फिर मुझे बताइए। वी कैन सी दैट all these features apply to the provisions of the Indian Constitution, thus constitutional originally provided of the two-tier system of the government। अब क्या है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कह रहा है कि 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम है। कौन कौन से हैं, ये मैं कई बार लिख चुका हूँ और आपको तो अभी याद ही हो जाना चाहिए यार। सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक, यही 2 टायर में गवर्नमेंट डिवाइड है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। लेटर द थर्ड फेडरेशन वॉज एडेड। बाद में कौन सा आया आप ये देखते हैं। इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड द म्यूनसिपैलिटीज, these different enjoy separate jurisdiction। The constitution clearly provided the third full distribution legislature feature between the union government and the state government, and the third is concurrent।
ठीक। अब आइए बात करते हैं कि वो तीसरा कौन सा है, यूनियन लिस्ट। आपको तो पता ही है यूनियन में कौन आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आता है। सो यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन हो गया, बैंकिंग कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आएंगे। अब बात करते हैं स्टेट लिस्ट के बारे में। स्टेट लिस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, ये सारे के सारे किन सब्जेक्ट्स के अंदर आएंगे, ये सारे के सारे स्टेट लिस्ट के अंदर आएंगे। ठीक। अब बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। अब कॉन्करेंट लिस्ट क्या है कि इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बोथ द यूनियन एंड द स्टेट सच एज। अब कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है कि ये दोनों से अलग, जैसे कि दोनों से मिलके बना हुआ है, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, एडॉप्टेशन, सक्सेशंस एंड बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑन द मेंशन लिस्ट। अब देखिए यही चीज़ें हैं जहाँ समझने वाली चीज़ है, क्या है कि ये सारी चीज़ें हैं जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, एडॉप्टेशन, सक्सेशन, ये जो 6-7 पॉइंट हैं आपको ये जो दिख रहे हैं, यही एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ में स्टेट गवर्नमेंट मिल के डिसीजन अपना लेती है, ठीक है, कि इन सब्जेक्ट्स पे क्या हो, ऐसे ऐसे पॉलिसीज बने। इसी को क्या बोलते हैं बाबू, इसी को कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। ठीक। अब इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर द लॉ मेड रूल द यूनियन टू बी द फ्री। अब एक बात बताइए मुझे, अभी चल रहा है, ठीक, अभी सीजीपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, पेपर लीक की बात चल रही है, ठीक है। अब जब पेपर लीक की बात कर चल रही है तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है। वहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आराम से चुप है, शांत है, मस्त मौलाना अपनी ज़िंदगी कट रही है उनकी, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कौन है, सुप्रीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो किसकी बात मानी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी। बस कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो जो भाई सुप्रीम है उसी की तो बात मानी जाएगी। तो कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है स्टेट और सेंटर में, तो कौन पावरफुल है बाबू, यूनियन गवर्नमेंट पावरफुल है, तो किसकी बात मानी जाएगी, यूनियन गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी। अब आगे देखते हैं कि व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट ऑन दैट डज नॉट फॉल इन द थर्ड लिस्ट। सो or the subject like the computer software that coming after the constitution was made. According to our constitution, the union government has power to legislate this the residuary subject. अब जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस वक्त एआई नहीं आया था, कंप्यूटर नहीं आए थे, और जो भी टेक टेक वाली चीज़ें हैं वो सब नहीं आई थी, टेक वाली चीज़ें नहीं आई थी उस वक्त। तो अब जो भी हैं नई नई फीचर्स आ रही हैं, तो ये सारे जो भी लिस्ट है वो किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये सारे के सारे आएंगी रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आएंगे। जो भी नई नई टेक्निक आ रही हैं, जो भी नए नए टर्म आ रहे हैं, वो सारे के सारे कहाँ पे आएंगे, वो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में आएंगे, ये बात याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, वी नोटेड दैट above the most federation that the form the holding together। अब बताइए इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है या नहीं, डू नॉट गिव इक्वल पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स, दस ऑल स्टेट ऑन द यूनियन टू नॉट बी द आइडेंटिकल पावर, सम स्टेट enjoy the special status and states such as the Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram enjoy the special power under the provision of the constitutions of the Constitution Article 371 due to the peculiar social and historical circumstances. These special powers are especially enjoyed in the relations to protect the land right in the indigenous people
and their culture and also preferential employment in the government service. Indians who are not permanent resident of this state cannot buy land house here. So similar special provision exist also some other state of the India. अब जैसे मान लीजिए कि कुछ स्टेट्स को सम स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है। क्या दिया गया है? कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविज़न्स दिया गया है। अब क्यों दिया गया है? ठीक, अब आप मुझे बताइए उसका कारण क्या है कि जो भी है, जैसे कि यहाँ पे है जो भी स्टेट हैं, जैसे कि आसाम हो गया, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, यहाँ पे क्या है शेड्यूल्ड ट्राइब्स पाए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, और ये हम लोग जैसे सोशल ग्रुप्स में नहीं रहते हैं, वो किस में रहते हैं? फॉरेस्ट के अंतर्गत रहते हैं। ठीक है, वो अपना खाना अजीब तरीके से बनाते हैं, उनका कल्चर अलग है। ठीक है, उनका जब कल्चर अलग है तो खाने पीने हर एक चीज़ अलग होगी। तो उसी चीज़ को बचाने के लिए जो स्टेट्स हैं आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम, इनको स्पेशल पावर प्रोवाइड की जाती है। वो स्पेशल पावर क्या है? अंडर आर्टिकल 371 में है। ठीक है, जिसमें से जो हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस हुए हैं उसी के अंतर्गत देखते हुए वो क्या किए गए हैं, इस चीज़ को स्पेशल पावर में रखा गया है। समझ में आया बाबू? अब आगे बढ़ते हैं। There are some units of the union government to enjoy the very little power. These areas were much small to be independent state but could not be the merge. अब क्या है, इंडिया में देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन वो इंडिया में जो स्टेट हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, लेकिन वो दूसरे स्टेट में जाके मर्ज नहीं हो पाते हैं। क्यों? उसका कारण यही है, with the any existing state there are like Chandigarh or the Lakshadweep or the capital of Delhi are the union territory. इनको यूनियन टेरिटरी बोला गया है। दिस टेरिटरी डू नॉट have power of the state. The central government has special power to running this area. अब देखिए जो भी यूटी हैं, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी को कौन गवर्न करता है? स्टेट नहीं गवर्न करती है। ठीक, स्टेट नहीं गवर्न करती है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको चलाती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं वही क्या होते हैं? यूटी होते हैं, और जो स्टेट में आते हैं उसको स्टेट बोला जाता है। ठीक, जैसे कि जो चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, जो आपका कैपिटल है दिल्ली, वो सारे के सारे यूनियन टेरिटरी में आते हैं। अब मुझे एक बात बताइएगा, ये जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं इंडिया में, वो कौन कौन से हैं? कमेंट में कीजिएगा, नहीं तो नोट डाउन करके उसको याद कर लीजिएगा बाबू, इम्पोर्टेंट होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या ही इम्पोर्टेंट होता है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है? इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपको वो लिखना होता है एग्ज़ाम में। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, आपसे पूछा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है दिस शेयरिंग ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ नॉट इन ईजी टू मेक द चेंज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। Parliament cannot take its own changes agreement. Any changes it has the first passed by the House of the Parliament with at least 2/3 majority. अब देखिए क्या है ना, कुछ ऐसे चेंजेस करने के लिए हमें बहुत बड़े वोट से, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने हैं, ठीक है, बहुत बड़े मार्जिन से चेंजेस करने हैं, तो 2/3 ऑफ द वोट यानी कि 543 में से आपको जो है वो 400 प्लस आपको सीट जब आप लाएंगे इलेक्शंस में, तब आपके पास राइट्स होगा कि जो बेसिक जो फंक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशंस का वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ये रिजिड प्रोसेस बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशंस को छेड़छाड़ करने के लिए, या फिर जो भी है
बिल वोल में चेंज करने के लिए वो। अब यहाँ पे ये ज़रूरी बात ये है कि ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं। जैसे कि 2/3 है, ठीक, 2/3 की बात की गई, यानी कि आपको 400 सीट लाने होते हैं 543 में से, ठीक। अब ऐसा क्यों है? अब जब इतना आ जाएगा ना बाबू पार्लियामेंट में सीट, कोई भी पार्टी जीत जाएगी, ठीक है, और उसका 400 सीट आ गया, तो वो पता है क्या करेगी, वो उसका जैसा बिल मन करे वैसा लाएगी, पास कर देगी और मेजोरिटी से पास करेगी, ठीक है, मेजोरिटी से पास करेगी और आराम से आपको, जैसे मान लीजिए अभी पढ़ने उढ़ने का अधिकार है, आपको घूमने का अधिकार है, अभी कुछ ऐसा बिल ला देगी कि कोई भी गवर्नमेंट अगर 400 प्लस आ जाती है तो उसकी सीट 2/3 मतलब यही होता है। अगर तो 400 प्लस सीट आ जाएगी, पार्लियामेंट में कोई बिल पास आ जाएगा, बोलेंगे सब, क्या बोलेंगे बाबू, कि हाँ कल से आप मध्य प्रदेश या फिर जो भी टेरिटरी है आप उसमें नहीं जा सकते हैं, ठीक है। रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स अपना आराम से निकालेंगे और बेच देंगे, जो भी काम करना होगा गवर्नमेंट को वो करेगी ही करेगी, अपने मन मुताबिक करेगी। अब 543 क्या है, ये लोकसभा की सीट है, ठीक है, कि जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ मेंबर हैं वो 543 है मेंबर, और टोटल 400 अगर इलेक्शन में जीत जाते हैं तो उनको पार्लियामेंट में जो चाहे वो बिल पास कर सकते हैं, यही चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। द जुडिशरी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन केस any dispute about the division of power, the High Court and the Supreme Court make decision। अब देखिए जो भी डिस्प्यूट होता है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेके उस डिस्प्यूट को ख़त्म करती है। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू राइज द रिसोर्स बाय लेइंग टैक्सेस टू कैरी ऑर्डर टू कैरी द गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ देम, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसेस, ठीक, कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आपके 2 टॉपिक बचे हुए हैं, एक ये है हाउ टू फेडरलिज्म प्रैक्टिस और आगे एक और है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ये 2 टॉपिक आपके बचे हुए हैं जो कि ख़त्म हो जाएंगे बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है। तब तक के लिए जितना समझ में आया, बढ़िया लगा वीडियो, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, बताइएगा कैसा था। थैंक यू।